अपना चैप्टर चल रहा है हिंदी मीडियम। अपने पी ब्लॉक का जो चैप्टर है उसमें अपने एक लास्ट टॉपिक आज बचा है, कंप्लीट हो जाएगा लेसन। बुक के जो क्वेश्चन है वो कॉपी में करने हैं सभी को, फिर क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम है वो आप लोग पूछ लेंगे। ध्यान दो, पी ब्लॉक में आपके जो दो टॉपिक बचे हुए हैं कौन कौन से हैं देखो। ग्रुप 17 अपन पढ़ेंगे, तो ग्रुप 17 में आपके दो टॉपिक मैंने एक तो करवाया था आपको अंतरा हैलोजन यौगिक, और एक जो था वो था सीएल के ऑक्सो अम्ल। इसमें करंट होता था ऑक्सो अम्ल, ठीक है। सीएल के ऑक्सो अम्ल कंप्लीट हो गया फर्स्ट। सेकंड जो था अंतरा हैलोजन यौगिक, अंतरा हैलोजन यौगिक की क्रियाशीलता आपने पढ़ी थी, हैलोजन से ज्यादा होती है। कारण पता है क्योंकि अंतरा हैलोजन जो यौगिक है उसके मध्य एक हमेशा छोटे आकार का होगा, साइज इसका एक एटम का छोटा, और दूसरे एटम का साइज बड़ा होने की वजह से बॉन्डिंग जो होगी वो वीक होगी, ठीक है। दुर्बल बंध बनेगा जो आसानी से टूट जाएगा, इसलिए इसकी क्रियाशीलता हैलोजन की तुलना में ज्यादा होती है। कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको अंतरा हैलोजन यौगिकों की संरचना बनाने में या फिर सीएल के ऑक्सो अम्ल में कोई प्रॉब्लम है बेटा, दोनों टॉपिक में किसी को भी अंतरा हैलोजन यौगिकों की संरचना, जैसे मैं एक उदाहरण देके याद दिला दूं तुम्हें। जैसे मान लो मेरे पास ICl4 माइनस दे दिया की संरचना बनाई, हो गया अंतरा हैलोजन, I है Cl है। तो देखो ध्यान देंगे, I संयोजी इलेक्ट्रॉन गिन लिया करो 7, और एक जितना चार्ज है अगर वो माइनस का है तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों में उतने इलेक्ट्रॉन प्लस कर देंगे, ठीक है। और अगर पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है तो उतने इलेक्ट्रॉन अपन घटा देंगे। जैसे 7 इलेक्ट्रॉन आई के हो गए, एक इलेक्ट्रॉन इसमें अपन ने ऐड कर दिया, टोटल हो गए 8, और Cl के 4 इलेक्ट्रॉन डिवाइड कर दिया 2 से, तो 12 और 2 टोटल कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 6। समझ गए? ध्यान दो, 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 6 ऑर्बिटल बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे एक ऐसे, पी के हो जाएंगे 3, बचे जो डी के हो जाएंगे, तो 3 और 1 4, 2 बच गए, तो sp3d2 संकरण, ठीक है। sp3d2 संकरण लिखने के बाद में आप लिखेंगे बीपी की संख्या, बॉन्ड पेयर कितने हैं, जितने एटम आपको दिख रहे हैं उतने बॉन्ड पेयर है 4। अब 7 और 1 8 इलेक्ट्रॉनों में से 4 बॉन्ड पेयर है, तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 4 रह गए। तो 4 में बेटा लोन पेयर की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। तो sp3d2 के हिसाब से आकृति बनाओ। sp3d2 संकरण की आकृति होती है अष्टफलकीय, तो अष्टफलकीय में जितनी लोन पेयर की संख्या होगी, जैसे 2 है तो एक को ऊपर लगाएंगे एक को नीचे, 3 होंगे तो तीनों को अपन त्रिकोण पे लगाएंगे। तो ध्यान दो, अपन 2 लोन पेयर को एक को ऊपर बनाएंगे और एक को बनाएंगे नीचे आई, और बचे जो Cl चारों आ जाएंगे वर्ग के चारों कोनों पे। और अब जैसे ही आकृति को छुपाया, आकृति अपने को दिख रही है वर्ग समतल में। समझ गए? ये अंतरा हैलोजन यौगिकों की संरचनाएं थी। दोनों टॉपिक में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? जो आपको फ्राइडे को जो वीडियो भेजी थी ना, वो वीडियो आपको मिली नहीं होगी, इसीलिए ये टॉपिक दोबारा पढ़ाया जा रहा है। समझ रहे हैं बात? फ्राइडे वाली वीडियो आपको नहीं मिली, इसलिए दोबारा ये टॉपिक पढ़ा रहा है। हो गया? किसी को प्रॉब्लम है? कोई पूछना है कुछ? निशा पूछना है कुछ? अब ध्यान दो, क्लोरीन थर्ड टॉपिक आता है बेटा अपने, क्लोरीन के निर्माण की विधि फटाफट सीख लें, और इतना काम कॉपी में भी होना चाहिए, ठीक है। जितना करवा दिए बेटा अपनी इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो चुकी है एक तरीके से, एक बुक का पार्ट 9 चैप्टर कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो अब एक बार रिवीजन अपन कर लेंगे। ध्यान दो, सेकंड थर्ड जो पार्ट आता है वो आता है अपने क्लोरीन Cl2 निर्माण की विधि। अपन सबसे पहले इसकी पढ़ेंगे, 3 निर्माण की विधियां अपने कोर्स में कौन कौन सी है देखो। फर्स्ट आती है डेकोन विधि। कैसे बनाते हैं डेकोन विधि से, ध्यान देंगे। HCl लेंगे सबसे पहले, HCl लिया, मैंने आपको पहले भी बताया था HCl के बिना क्लोरीन का निर्माण नहीं होगा, इसलिए HCl हमेशा आपकी रिक्वायरमेंट होगी। ऑक्सीजन से क्रिया करवाएंगे, उत्प्रेरक होना चाहिए CuCl। समझ गए? तापमान 720 केल्विन, 720 केल्विन, चाहे डेकोन विधि हो, चाहे संपर्क विधि हो, चाहे हेबर विधि हो, तीनों की तापमान की जो रेंज है वो 720 केल्विन ही हो, ठीक है। अब ऑक्सीजन जितने हैं उतने H2O बाहर निकालो, 2, तो बन गए 2H2O। 2H2O बनते हैं, हाइड्रोजन की संख्या जो है वो गई 4, तो इधर लगाओ 4।
तो बन जाएगा 2Cl2। आ गई बात समझ में? ये बन गया क्लोरीन। उसके बाद में अपन देखेंगे सेकंड मेथड, वो है MnO2 के द्वारा। MnO2 की जब अपन HCl से क्रिया करवाएंगे तो कैसे बनेगा, ध्यान दो। जैसे MnO2 में HCl मिला के आप इसको गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन कितनी है उतने बनाओ H2O, तो 2 है तो मैंने बनाया 2H2O। 2H2O बनाया। उसके बाद देखो 2H2O, फिर MnCl के साथ में 2H2O करते यहाँ H हो जाएंगे 4, MnCl के साथ रिएक्शन करके बनाएगा MnCl2, प्लस में कितने Cl रह गए, 2, तो बन जाएगा Cl2। आ गई बात समझ में? 2 Cl नहीं लिखना है, क्लोरीन बना रहे हैं तो Cl2 लिखिए। ठीक है। थर्ड जो मेथड है वो देखो, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या ऐड करना है, KMnO4 ले लिया है। ठीक है, वही सेम टू सेम रिएक्शन होगी। कारण देखो ये रहा, क्रिया कारक में HCl, ऑक्सीजन भी है, Mn के K एक्स्ट्रा आ गया, तो K के एक्स्ट्रा आते Cl से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, KCl, तो बना देगा KCl। प्लस में ध्यान दो, मैंने पहले ही बताया था तुम्हें, यहाँ पर 2 मोल लेना KMnO4 के, 2 लेते ही यहाँ पर ऑक्सीजन का नंबर हो जाएगा 8, तो उधर तुम लिखोगे 8H2O। 8H2O लिखते हैं बेटा, हाइड्रोजन का नंबर कितना होगा, 16, तो यहाँ पर लगा देंगे ये 16 HCl। समझ गए? और अब देखो Mn के साथ में Cl की रिएक्शन से बनेगा MnCl2, और Mn के आगे नंबर कितने लगे हुए हैं, 2, तो 2 MnCl2 बन गया। गिन लो, के आगे भी नंबर 2 है तो यहाँ भी मैंने 2 लगा दिया, तो 2 Cl ये, 4 वो, 6 Cl तो बन चुके हैं। बचे कितने 16 में से 10, तो यहाँ पर अपन कितने लिख लेंगे, 5Cl2। आ गई बात समझ में? ये कंप्लीट हो गई है क्लोरीन के निर्माण की विधियां। पूछना है किसी को कुछ क्लोरीन के निर्माण की विधि में, प्रॉब्लम है किसी को? क्लोरीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। डेकोन विधि, HCl की ऑक्सीजन से कैटलिस्ट CuCl2 की प्रेजेंस में अभिक्रिया करवाते हैं तो बनता है क्लोरीन। MnO2 HCl की अभिक्रिया से बनाते हैं अपन क्लोरीन, और एक के MnO4 की HCl से अभिक्रिया। ठीक है, आया समझ में? प्रॉब्लम है किसी को? नो मैम। अब ध्यान दो बेटा, अब नेक्स्ट जो है अपने सबसे इम्पोर्टेंट चीजें इसकी फिजिकल स्टेट में, भौतिक गुणों में ध्यान दो। इसको अपन बोलते हैं दम घोटू गैस। क्यों? क्योंकि इसकी रिलीज होने से, इसके जब ये टेस्ट ट्यूब से बाहर निकलेगी तो इस गैस से दम घुटने लग जाता है, इसीलिए इस गैस का नाम होता है दम घोटू गैस। ठीक है, अब इसकी अभिक्रियाएं जो सबसे मेन है, अगर अपन किसी भी धातु के साथ में या अधातु के साथ में जो अपन इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो ये धातुओं और अधातुओं को क्लोराइड क्लोराइड की फॉर्म बनाएगा। किस तरीके से, ध्यान दो। जैसे मान लो मैंने ले लिया एग्जांपल के लिए कैल्शियम ले लिया, फिर जब तुम क्लोरीन से उसकी अभिक्रिया करवाओगे तो क्या बनाएगा, CaCl2। किसी भी मेटल से, जैसे मान लो मैंने Fe से करवाया आयरन से, तो क्या बनाएगा, FeCl3, फेरिक क्लोराइड। FeCl2 नहीं, FeCl3, क्योंकि Fe का स्थायी ऑक्सीकरण +3 होता है, कैल्शियम का ऑक्सीकरण +2 होता है। ठीक है, संतुलित करने के लिए यहाँ 2 ले ले, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2। किसी भी अधातु, जैसे मान लो अधातु में उदाहरण बहुत सारे हैं तुम्हारे पास, नाइट्रोजन पढ़ रखा है तुमने, फॉस्फोरस पढ़ रखा है, तो जब अपन अभिक्रिया करवाएंगे, ये पहले भी पढ़ चुके हैं, P4 की क्लोरीन से अभिक्रिया, बताओ P4 की क्लोरीन से अभिक्रिया से बनता है PCl3 और PCl5। PCl3 बनाएंगे तो यहाँ पर अपन देखो 12 हो रहे हैं Cl, यहाँ 6 लगा देंगे। PCl5 बनाएंगे तो इधर 10 हो जाएगा। ठीक है, मोल बदल जाएंगे लेकिन N2 और Cl2 में NCl5 नहीं बनाना है, केवल और केवल क्या बनाना है, NCl3, क्योंकि NCl5 तो रिक्त डी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण बनता ही नहीं है। समझ में आ गई बात ढंग से? इसको बैलेंस कर लेंगे यहाँ 3 लगा करके। ठीक है, ये हो गई धातु और अधातु के साथ में क्लोरीन की अभिक्रिया। फिर अपन पढ़ेंगे अमोनिया के साथ में क्लोरीन की अभिक्रिया क्या होती है, उसे समझें। ध्यान दो, अमोनिया के साथ में कुछ इस तरीके से समीकरण एग्जाम में लिखा हुआ है, कैसे कंप्लीट करेंगे। यदि शब्द लिखा हुआ है अमोनिया के आधिक्य में क्लोरीन की अभिक्रिया का समीकरण लिखिए,
अमोनिया के आधिक्य, आधिक्य शब्द का मतलब समझते हैं अधिक मात्रा में। जैसे मैंने लिख दिया अमोनिया के आधिक्य में, ये देखना दो अभिक्रियाएं सेम है बिल्कुल, फर्क सिर्फ और सिर्फ एक क्रिया कारक को अधिक मात्रा में लेने का है। यहाँ मैंने लिख दिया अगर ये आधिक्य में है तो बेटा प्रोडक्ट बदल जाएंगे, और अगर क्लोरीन को आपने आधिक्य में लिया तो जो प्रोडक्ट बनेंगे वो अलग होंगे। ठीक है, क्या ध्यान रखना है, जिस क्रियाकारक की मात्रा आप ज्यादा ले रहे हो प्रोडक्ट में उसी क्रियाकारक की मात्रा ज्यादा बनेगी। जैसे मान लो मैंने अमोनिया लिया है ज्यादा, तो ध्यान देंगे बनने वाले प्रोडक्ट होंगे अमोनियम क्लोराइड और N2। अब देखो दोनों में तुम्हें क्या दिख रहा है, नाइट्रोजन दिख रही है, Cl तो सिर्फ एक जगह है क्योंकि ये कम मात्रा में था। और अगर Cl2 को आपने आधिक्य में ले लिया उस स्थिति में बनने वाले प्रोडक्ट में आपको Cl भी नजर आएंगे। ये देखिए, समझ गए, जब NCl3 और HCl बनेगा, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, देखो अमोनियम क्लोराइड यहाँ 6 लेना, यहाँ पर 6 नाइट्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन गिनोगे कितनी हो गई, 24 हो रही है तो इधर 8 लगा दो, समझ गए। अब 6 यहाँ है, 2 यहाँ हो गए कंप्लीट, 6 और 2 8। अब क्लोरीन गिन लो कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं तो उसके आगे अपन कितने लगा देंगे, 3। ठीक है, और नीचे वाले में चलो सिर्फ और सिर्फ एन एक ही जगह दिख रहा है आपको, ये रहा एक एन, एक्स कितने दिख रहे हैं, 3, तो यहाँ 3 लगा दो। अब Cl कितने हो गए, 6, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 3। अब अनुपात देख लो, ऊपर वाली अभिक्रिया आपको 8:3 में दिख रही है, तो अपने आप पता चल गया रेशो किसका ज्यादा है, आधिक्य को में कौन है, अमोनिया, और नीचे वाली अभिक्रिया में क्लोरीन। ठीक है, क्योंकि इसका तो एक ही मोल है। आया समझ में, दोनों अभिक्रियाओं में उत्पाद अलग अलग बनेंगे, जो कि निर्भर करता है लिए गए क्रियाकारक में कौन सा क्रियाकारक ज्यादा मात्रा में। ठीक है, नेक्स्ट अभिक्रिया देखो, यदि अपन NaOH के साथ में क्लोरीन की अभिक्रिया करवाएं, NaOH के साथ में, तो ध्यान दो बेटा NaOH को अपन दो स्थितियों में लेंगे, एक तनु में और एक सांद्र में। ठीक है, तनु NaOH और सांद्र NaOH, शब्द का मतलब समझते हैं, तनु NaOH किसको कहते हैं अपन, जिसमें क्षार की मात्रा क्या है, कम है। ठीक है, डाइल्यूशन अपन ने इसका कर दिया, पानी अपन ने इसमें ज्यादा मिला दिया तो इसमें क्षार की मात्रा कम है। सांद्र जिसमें क्षार की जो बेस आप ले रहे हो उसका अमाउंट ज्यादा है। ठीक है, तनु NaOH की अभिक्रिया मैंने करवाई, क्लोरीन, तनु को अपन ठंडा भी बोलते हैं। ठीक है, जो सांद्र है उसको गर्म भी कहा जाता है, क्योंकि आपको छूते ही पता चल जाएगा कि जिसमें एसिड का अमाउंट बेस का अमाउंट ज्यादा होगा, तो एसिड का अमाउंट ज्यादा होने पर उसमें ये चीज ध्यान रखनी है, एसिड का अमाउंट ज्यादा होगा वो चीज ज्यादा आपको हॉट लगेगी। और एसिड का या बेस का, अगर बेस ले रहे हैं तो अपन बेस के लिए डाइल्यूट या कंसंट्रेट वर्ड यूज में लेंगे। और एक मैंने ये की अभिक्रिया करवा दी सांद्र के लिए। ठीक है, सांद्र NaOH, ध्यान दो तनु NaOH और Cl दोनों उत्पाद होंगे वो जो आपने HNO3 में पढ़े थे, वही चीजें दोनों सेम वैसे ही सेम होंगी जो इनमें भी बनेगी। क्या क्या, NaCl दोनों में बनेगा, और बोलो H2O दोनों में बनेगा। तो एक जो चीज है अलग, वो क्या होगी, वो होंगे इनके ऑक्सो अम्ल। यदि आपने तनु लिया तो कम ऑक्सीकरण अंक वाला ऑक्सो अम्ल बनेगा, सांद्र लेंगे तो उच्च ऑक्सीकरण अंक वाला ऑक्सो अम्ल बनेगा। जैसे मैंने तनु के साथ में अभिक्रिया करवाई तो जहां तुम HOCl लिखते थे बस उस H की जगह यहाँ Na आ जाएगा, समझ गए, तो NaOCl। और यदि मैंने सांद्र लिया तो NaOCl3, समझ रहे हैं, NaClO3, बताओ कौन सा ऑक्सो अम्ल है ये, ऑक्सीकरण अंक निकालने फटाफट। Cl का ऑक्सीकरण अंक 3 दूनी 6, 6 में से एक सोडियम का हटा दें तो कितना आ रहा है बेटा, +5, इसका निकालोगे तो कितना आएगा ऑक्सीकरण अंक, +1। आ रही है बात समझ में। अब देखो, और रिएक्शन जो है इधर ध्यान दे, तनु के अंदर उसमें भी सेम वही था कि जब तुमने तनु HNO3 लिया था उस स्थिति के अंदर वहां तनु HNO3 की कॉपर से और जिंक से अभिक्रिया थी। तो तनु HNO3 की यदि कॉपर और जिंक से करवा रहे थे
तो तनु में तो कम ऑक्सीकरण अंक वाला ऑक्साइड बन रहा था और सांद्र से करवाने पर उच्च ऑक्सीकरण अंक वाला उत्पाद बनेगा। समझ गए? ये बेटा क्लोरीन का टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुका है। लास्ट जो टॉपिक बचता है वो रहता है HCl का। समझ रहे हैं बात? HCl में क्या करेंगे, देखो इसको बैलेंस कर लेना। यहाँ पर 5 लगाते हैं, यहाँ 5 लगा देंगे, इधर लगा देंगे 6। समझ गए? तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। आप देखो सांद्र वाली में लगाना है 5, ऊपर वाली की बैलेंस है रिएक्शन, सिर्फ 2 लगा देंगे। अब नेक्स्ट ध्यान देंगे HCl। HCl की फर्स्ट अभी अपन ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा था, क्लोरीन से बना सकते हैं। किस तरीके से? हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया HBr की प्रेजेंस में H2 और Cl2 क्या बनाएगा? HCl बनाएगा। फर्स्ट मेथड ध्यान दो। एक और देखो क्लोरीन का जो अपन एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन केमिकल रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट चीज और रह गई। अगर अपन HBr की प्रेजेंस में एल्केन का क्लोरीनेशन करवाते हैं तो बारी बारी से जितनी भी हाइड्रोजन है उनका प्रतिस्थापन Cl से होता जाएगा। जैसे यहाँ की हाइड्रोजन एक हटा दो, जितनी हाइड्रोजन है उतनी हट के अंत में सारी हाइड्रोजन की जगह Cl लग जाएंगे। एक हाइड्रोजन हटाओगे तो एक Cl HCl बाहर चला जाएगा और एक यहाँ जुड़ जाएगा तो CH3Cl। फिर दोबारा क्लोरीनेशन करवाओगे HBr की प्रेजेंस में, 2 हटेगी CH2Cl2। फिर क्लोरीनेशन करवाएंगे CHCl3 जिसको अपन क्लोरोफॉर्म कहते हैं, और फिर क्लोरीनेशन तो लास्ट में बनेगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 जिसको अपन कहते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? कोई दिक्कत है? नेक्स्ट ध्यान दो। अब अपने को एक लैब मेथड अपन पढ़ते हैं। यदि मैं NaCl की, ठीक है, सॉल्ट की अभिक्रिया किससे करवाऊं? H2SO4 से। देखो यहाँ का Na, इसमें से एक हाइड्रोजन और SO4, तो क्या बाहर गया बेटा? NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट बच गया। यहाँ एक हाइड्रोजन और एक Cl तो बन जाएगा HCl। ये है HCl का लैब मेथड, प्रयोगशाला विधि, जिसमें अपन लैब में इसको इस तरीके से बनाते हैं। नेक्स्ट देखो, दोबारा ये जो तुमने सोडियम बाइसल्फेट बनाया है, इस सोडियम बाइसल्फेट में यदि मैं फिर से NaCl मिला दूं तो देखो यहाँ का HCl के साथ जुड़ के HCl बनाएगा और Na इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? सोडियम सल्फेट। आ गई बात समझ में? एक बार और होगी अभिक्रिया। सोडियम बाइसल्फेट में यदि दोबारा NaCl मिला देंगे तो रिएक्शन के अंदर NaCl से अभिक्रिया करके फिर दोबारा HCl बनाएगा। ये कंप्लीट हो गए HCl के निर्माण के लिए। एक ही अपने कोर्स में है केवल ये वाली लैब वाली। ठीक है, उसके बाद देखो अब अपन इसके भौतिक गुण जो है HCl के वो पढ़ते हैं। तो HCl का भौतिक गुण अपने को साफ ही दिख रहा है। क्लोरीन के निर्माण में अपन HCl को यूज में लेते हैं। इसके अलावा देखो HCl का और HNO3 का 3:1 का जो मिश्रण होता है उसे अपन क्या कहते हैं? एक्वा रेजिया। 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं एक्वा रेजिया, अम्लराज जिसको अपन कहते हैं। तो ध्यान दो, आज की देखो एक्वा रेजिया HCl 3:1, HCl और HNO3 के मिश्रण को अपन क्या कहते हैं बेटा? एक्वा रेजिया कहते हैं, जिसका उपयोग सुनार किया करते हैं। क्या करते हैं? सोने को, प्लेटिनम जैसी धातुओं को गलाने में। समझ में आई बात? जैसे नए आभूषण तैयार करने हैं तो उनको घोलने के लिए, उसको वापस डिजोल्व करने के लिए, उसका घोल बनाने के लिए एक्वा रेजिया को काम में लेते हैं। कई बार जाएंगे देखेंगे उनके पास आपको एक मिश्रण मिलेगा इस तरीके का। तो क्या काम करता है ये, किस तरीके से? देखो ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? देखो यहाँ से बनाते हैं NOCl। समझ गए? हाइड्रोजन कितने दिख रही है बेटा? 4, 3 H में और 1 यहाँ। जितनी हाइड्रोजन है उसका आधा कर दो, क्या बन जाएगा? H2O, 2H2O। समझ गए? अब देखो 2 ऑक्सीजन और 1 3, कई तीनों ऑक्सीजन। यहाँ ये रहा 1 N, ये हो गया। तुम्हारे पास बचे क्या है? केवल 1 Cl भी आ गया। मेरे पास रह गए 2 Cl। तो इन 2 Cl को Cl2 के रूप में नहीं लिखना है इस बार,
इस बार इनको परमाणु के रूप में लिखना है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, नवजात क्लोरीन यहाँ से क्या होती है, मुक्त होती है। समझ गए? नवजात क्लोरीन का मतलब परमाणविक फॉर्म के अंदर Cl मुक्त होगा। अब ये जो Cl है, जैसे मान लो मैंने ले लिया गोल्ड, Au कहते हैं अपन गोल्ड को, और इसके साथ में ये जो नवजात क्लोरीन मुक्त हुआ है ये जुड़ेगा Cl, कितने परमाणु ले लूंगी, 3, और बनाएगा ओरिक क्लोराइड AuCl3, और ये ओरिक क्लोराइड क्या हो जाएगा बेटा, विलय हो जाएगा, घुल जाएगा। समझ में आ गई बात? किस तरीके से अपन धातु, जो सोना है, चांदी है, प्लेटिनम, सोना और प्लेटिनम जो धातु है उनको गलाने के लिए अपन एक्वा रेजिया का मिश्रण काम में लेते हैं, ये इसका उपयोग हो गया। ये वर्ग 17 जो है वो कंप्लीट हो गया। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको वर्ग 17 में कोई प्रॉब्लम है? वर्ग 17 में कुछ पूछना है किसी को? पूछना है किसी को भी? कोई प्रॉब्लम है ग्रुप 17 के अंदर? पूछना है क्या मुझे? हाँ बेटा, पढ़ाई करते हैं क्या सब? अरे पढ़ोगे जब तो प्रॉब्लम आएंगी, जब पूछोगे तुम लोग सिर्फ सुन लेंगे, बंद कर लेंगे जब, तो कहाँ से समझ आएगा? पढ़ा दिया है, पूरे बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब जाकर के आप लोग, ये तो है नहीं कि मैं मारने के लिए तुम्हें घर पे पहुंच जाऊं, ठीक है? इसलिए क्वेश्चन आंसर कर लो, इसकी बुक के पीछे 70-80 क्वेश्चन दिए हुए, क्वेश्चन सॉल्व करोगे जब प्रॉब्लम आएगी कि हमें क्या पूछना है। अभी तो तुम्हें यही नहीं पता कि हमें क्या पूछना है, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ बेटा, कैलिको प्रिंटिंग का मीनिंग होता है, अपन ये जो इनमें करते हैं ना, देखो अब मैं तुम्हें बताती हूँ अलग से, ठीक है, समझा के। हाँ, अब नेक्स्ट ध्यान दो, वर्ग 18, नेक्स्ट ध्यान देंगे वर्ग 18। तुम्हें नहीं पढ़ाया था अभी वर्ग 18? देखो, आदर्श गैस का वर्ग इसको कहते हैं। सबसे पहला काम अपन क्या क्या गुण पढ़ते हैं, सारणी बनाना। तो सारणी में तुम लोगों को पता है इसमें कौन कौन से सदस्य हैं, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन। समझ गए? अब देखो बेटा, इन सदस्यों में से आपको सबसे पहला काम है परमाणु क्रमांक लिखना। तो परमाणु क्रमांक के अंदर क्या क्या परमाणु क्रमांक होता है, नियम क्या कहेगा, कितने सदस्य दिख रहे हैं, 6। पहले अपने कितने सदस्य थे सब में, 5। तो अब 1 8 और बढ़ा दो, 8 8 18 18 32 प्लस करना, 1 8 बढ़ जाएगा। कारण क्योंकि इस बार ऊपर वाले का तो पता रहेगा, तो तुम्हारे पास नंबर 5 और होने चाहिए ना अन्य सदस्यों के लिए, 5 के लिए। इसका होता है 2, 8 प्लस किए 10, फिर 8 प्लस किए 18, फिर 18 प्लस किए 36, फिर 36 के अंदर 18 प्लस करोगे 54, फिर 54 के अंदर 32 प्लस करोगे तो कितना आएगा, 86। समझ गए? ये परमाणु क्रमांक होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केवल और केवल बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। बाह्यतम कोश का मीनिंग इनका NS2Np6 बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। जैसे इसका 1s2, इसका होगा 2s2 2p6, तो इसका लिख देना, कक्षक चेंज कर देना, 2s2p की जगह आ जाएगा 3s3p, फिर 3s3p की जगह आ जाएगा 4s4p, फिर 5s5p, 6s6p। ठीक है, केवल बाहरी कोश ही लिखना है। क्यों? क्योंकि इनके जो कक्षक होते हैं वो पूर्ण पूरित अवस्था में होते हैं। समझ गए? तो पूर्ण पूरित अवस्था में होने की वजह से ये सब जो है, ध्यान दो, केवल और केवल बाह्यतम कोश आएगा। आ गया समझ में? उसके बाद देखो बेटा, आकार वो का वही बात है जो तुम 3 वर्ग में पढ़ के आए कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर प्रभावी नाभ के आवेश में कमी के कारण, नाभिक के आकर्षण बल में कमी के कारण आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। आयनन ऊर्जा में क्या होती है, ऊपर से नीचे आती है, कमी होती है। समझ गए बेटा? इस वर्ग की प्रवृत्ति ध्यान दो, स्थायी है, कक्षक पूर्ण पूरित है। देखो अष्टक इनका क्या है, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में, इसलिए इस वर्ग की प्रवृत्ति ना तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है और ना ही त्यागने की, क्योंकि कोश इनका पूर्ण पूरित है, तो क्यों इलेक्ट्रॉन लेंगे और क्यों देंगे। इसीलिए आयनन ऊर्जा के मान बहुत ही ज्यादा उच्च होते हैं। समझ में आ गई बात ढंग से?
उसके बाद आ जाओ भौतिक गुण की बात करेंगे। भौतिक गुण में ध्यान से सुनेंगे, क्या पढ़ते हो तुम, गलनांक क्वंतनांक की बात। सारे के सारे एकल परमाण्विक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये कभी किसी से क्या नहीं करते, कोई क्रिया नहीं करते। जब क्रिया ही नहीं करेंगे तो जुड़ेंगे नहीं, तो हमेशा केवल एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, परमाणु की अवस्था में होंगे। तो बेटा ये देखो, जब अपन क्या पढ़ते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, तो आकार में वृद्धि के कारण गलनांक क्वंतनांक के मानों में क्या होती है, वृद्धि होती है, बढ़ते हैं गलनांक क्वंतनांक। पर इनमें गलनांक क्वंतनांक में कोई विशेष अंतर नहीं है, समझ गए। जैसे उधर तुम पढ़ रहे थे ना, नाइट्रोजन से फास्फोरस के बहुत ज्यादा होते हैं, ऑक्सीजन से जाते हैं सल्फर की तरफ तो मान बहुत ज्यादा होते हैं। पर यहाँ ऐसा नहीं है कि हीलियम से नियोन जाएंगे तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सभी के सभी किस अवस्था में रहते हैं, परमाणु अवस्था में, केवल एक एक परमाणु। तो परमाणु तो इनका जुड़ता नहीं है, केवल और केवल आकार थोड़ा बहुत बढ़ता है, वो भी बहुत ही कम। आकार में भी कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होते। क्यों? क्योंकि आकार कोश पूर्ण पूरित अवस्था में है, तो नाभिकीय आवेश जो है वो यहाँ पर प्रभावी होता है, तो इसलिए आकार में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं होती। समझ गए। एक जो केमिस्ट है, रसायनज्ञ नील बर्टलेट, ध्यान देंगे, तुम्हारी तरह उसने भी दो बातें सुन ली। क्या बताई मैंने तुम्हें इस चैप्टर में, बताओ कि प्रबल विद्युत ऋणी तत्व होता है बेटा फ्लोराइड, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा होती है। इस फ्लोराइड को कोई भी तत्व आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन दे देता है, समझ गए, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता इतनी उच्च है कि ये किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता रखता है, पावर रखता है। दूसरी तरफ तुमने कहा है, देखो ये होती है आदर्श गैसें, होती है, ये कभी किसी से कोई क्रिया नहीं करती। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, ये तो चाहेगा खींचना इलेक्ट्रॉनों को, और ये रहना चाहेंगे स्थायी, इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा। तो नील बर्टलेट ने क्या किया, देखो एक यौगिक बनाया रेड कलर का, लाल रंग का एक यौगिक बनाया, Pt, ध्यान देंगे, O2, ध्यान दो, F6, पॉजिटिव इस पे नेगेटिव इस पे, एक यौगिक बनाया जिसका सूत्र उन्होंने दिया ये प्लेटिनम O2 पॉजिटिव F6 माइनस, ये रेड कलर का। फिर उन्होंने क्या देखा कि जो ऑक्सीजन की आयनन ऊर्जा थी, ध्यान दो, ऑक्सीजन की प्रथम आयनन ऊर्जा, मतलब ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मैं ऊर्जा लगा रही थी, लगभग 1173 केल्विन थी। ये याद नहीं रखना है तुम्हें, तुम्हें ध्यान रखना है बस कि ऑक्सीजन की प्रथम आयनन ऊर्जा लगभग जिन्नोन के बराबर थी। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं इस ऑक्सीजन की जगह किसका इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ, फिर जिन्नोन का। तो जिन्नोन ही क्यों लिया, वो देखो, क्योंकि रेडॉन तो क्या होता है, रेडियो सक्रिय होता है, तो इसलिए इसको तो अध्ययन में लेंगे नहीं, हटा दो। उसने लिया नीचे से, नीचे से ही क्यों लिया, क्योंकि अपने को पता है कि जब आकार बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या हो जाता है, निकल जाता है। समझ में आ गई बात। और वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, जब भी आकार बड़ा होता है, तो जिन्नोन को उठाया और जिन्नोन को फिर प्रतिस्थापित कर दिया ऑक्सीजन की जगह। इस तरीके से उन्होंने ऑक्सीजन, जिन्नोन को और फ्लोराइड को मिक्स करके 3 यौगिक प्राप्त कर लिए। कौन कौन से बनाए, जिन्नोन डाइफ्लोराइड, जिन्नोन टेट्राफ्लोराइड, जिन्नोन हेक्साफ्लोराइड, ये तो बनाए जिन्नोन के और फ्लोराइड के 3। फिर ऑक्सीजन भी क्या होता है, सेकंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो ऑक्सीजन को और जिन्नोन को मिलाकर के उन्होंने बनाया एक कंपाउंड, वो था जिन्नोन ट्राई ऑक्साइड, समझ गए। फिर बनाया जिन्नोन ट्राई ऑक्साइड, उसके बाद ध्यान दो, फिर जिन्नोन को और फ्लोराइड दोनों को मिक्स कर दिया। तो जिन्नोन को और फ्लोराइड को मिक्स करने से भी उनको 2 यौगिक प्राप्त हुए। कौन कौन से, देखो, जिन्नोन XeO2F2 और XeOF4, समझ गए। इस तरीके से इन्होंने जिन्नोन के फ्लोराइड के 3, जिन्नोन ऑक्साइड का, ट्राई ऑक्साइड का 1 और 2 बनाए ऑक्सीजन के फ्लोराइड के, ये कंपाउंड बना लिए, समझ गए। फिर चले क्रिप्टोन पे, तो क्या देखा, क्रिप्टोन का केवल एक ही यौगिक प्राप्त हुआ बेटा, वो था KrF2, वो था KrF2, समझ गए। बाकी ऑर्गन का, नियोन का, हीलियम का अभी तक कोई कंपाउंड नहीं बना है। अरे जैसे जैसे अपन ऊपर की ओर जाते जाएंगे ना, नाभिक का आकर्षण बल क्या होता जाएगा, प्रबल होता जाएगा, और नाभिक का आकर्षण बल प्रबल होते क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या वहां से, नहीं निकलेगा। आ गई बात ढंग से समझ में, ठीक है। तो इसीलिए इनकी अभी तक कोई कंपाउंड नहीं बने।
अब आपको इन जो कंपाउंड मैंने बताए उनमें ध्यान से सुन ले। अब अपने को क्या करना है, इनकी संरचनाएं सीखनी है, जो कि अपने कोर्स में वर्ग 18 में एग्जाम में हमेशा सुन ले ध्यान से। इन 6 कंपाउंड में से किसी एक की आकृति या संरचना के बारे में पूछा जाता है। और आकृति और संरचनाएं मैंने तुम्हें बहुत बढ़िया से वर्ग 17 के अंतरा हैलोजन में ही बता दी थी। फिर एक बार ध्यान से सुन लेंगे। फर्स्ट ले लिया मैंने XeF2। कैसे निकालते हैं संरचना? सबसे पहला काम है तुम्हारा संकरण निकालो। संकरण कैसे निकालेंगे? जिनोन जो दिया गया है केंद्रीय परमाणु, उसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखो कितनी है, 8 होती है। सबके पास 8-8 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि आदर्श गैस है। समझ गए? आदर्श गैसों के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने दिखते हैं तुम्हें? 8। हैलाइड के पास होते हैं 7 क्लोरीन वाले वर्ग में। उसके बाद हो गए 8। समझ गए? 8। अन्य कितने परमाणु जुड़े हुए दिख रहे हैं बेटा? 2। अन्य में ये चीज मैं बहुत बार तुम्हें बता चुकी हूँ, कभी ऑक्सीजन को मत गिनना। समझ गए? अभी उदाहरण देंगे, देखना। भी 2 बटा भाग लगा दो 2 का, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो द्विबंध बनाती है। अपन जो अन्य गिनते हैं ना, वो अन्य का मतलब होता है केवल और केवल सिग्मा बंधों की संख्या। समझ गए? सिग्मा बंध की संख्या गिनते हैं। विभाजित करो फटाफट, आंसर कितना आया? 5। 5 कक्षा गिन लो। एक एस का शुरू किया करो, एस से। एस के बाद पी के कितने? 3। बचा कितना? वो जो बच गया वो डी का हो जाएगा, डी। समझ गए? हो गए 5। संकरण का उत्तर आ गया बेटा sp3d। अब लिखोगे बीपी की संख्या। बोलो बॉन्ड पेयर कितने दिख रहे हैं? 2। तो लोन पेयर कैसे निकालते हैं? संयोजी में से बॉन्ड पेयर की संख्या घटा दो। 8 में से गए 2, बचे कितने? 6। 6 का मतलब लोन पेयर कितने हो गए? 6 तो इलेक्ट्रॉन बचे, लोन पेयर हो गए 3। समझ गए? यदि किसी संरचना में एक लोन पेयर हो, कहाँ रखोगे? सबसे ऊपर। 2 लोन पेयर होंगे, एक को ऊपर एक को नीचे। 3 होंगे तो अधिकतम दूरी पे कहाँ लगा दोगे उनको? त्रिकोण पे। 3 से ज्यादा बेटा कभी लोन पेयर नहीं होंगे, कारण 3 का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 6। 3 लोन पेयर का मतलब 6, तो कम से कम 2 तो बंध भी बनेंगे। समझ गए? सारे थोड़ी लोन पेयर ही बनेंगे। तो अब देखो 3 को त्रिकोण पे लगाते, आकृति बिल्कुल sp3d संकरण के जैसे बनाओ। क्या होती है sp3d संकरण की आकृति? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। तो त्रिकोण की जगह तो लोन पेयर लगा दो, पिरामिड की जगह बॉन्ड पेयर लगा दो। ये लगाया मैंने XC। ध्यान दे, ये देखो बहुत सरल है आकृतियां बनाना, चैप्टर भी बहुत सरल है। देखो लग गया त्रिकोण। अब एक ऊपर एक नीचे द्विपिरामिड बनाते हैं, उसकी जगह F छुपा लो लोन पेयर को, आकृति का नाम पता चल जाएगा, रेखीय। समझ गए? इसीलिए XCF2 की आकृति क्या हो गई? रेखीय हो गई। आ गया सभी बच्चों को ढंग से समझ में? सेकंड उदाहरण पे चलो, F4। बताओ क्या बदल जाएगा? 8। यहाँ संख्या कितनी हो जाएगी? 4, क्योंकि बीपी की संख्या कितनी दिख रही है इस बार? 4 दिख रही है। तो यहाँ उत्तर कितना आएगा बेटा? 6। 6 आते ही यहाँ कितना हो जाएगा? D2। अब देखो बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू कितना होगा? 4। 8 में से 4 गए तो 4, तो एलपी की संख्या कितनी हो गई? 2। बेटा sp3d2 संकरण में आकृति कैसी होती है? अष्टफलकीय होती है। एक ऊपर एक नीचे लोन पेयर लगाओ, एलपी की संख्या 2 है, एक ऊपर बनाएंगे एक नीचे बनाएंगे लोन पेयर, बचे जो बॉन्ड पेयर लग जाएंगे। तो देखो किस तरीके से, ये देखो XC सुना करो जो बोला जाता है, दिखाई नहीं देता तो सुन लिया करे। ये देखो एक ऊपर एक नीचे लोन पेयर लगा दिया, बच गए चारों क्लोराइड। छुपा लो दोनों को, क्या दिख रही है आकृति? वर्ग समतलीय। इसीलिए HCF4 की आकृति कैसी हो गई? वर्ग समतलीय। आ गई बात समझ में? एग्जाम में इसमें से कोई भी चीज पूछी जा सकती है। XCF4 का संकरण निकालिए, बीपी की संख्या लिखिए, लोन पेयर बताइए, आकृति बताइए। समझ गए? उसके बाद अपन बनाएंगे XCF6। फटाफट बोलो, यहाँ 6 हो जाएगा, 6 होते यहाँ 8 और 6 14, डिवाइड किया 2 से कितना आएगा? 7।
सात आते यहाँ sp3 कितना हो जाएगा बेटा d3। समझ गए, sp3 d3 संकरण है। bp की संख्या बोलो कितनी दिख रही है 6। तो बेटा 8 में से 6 गए, कितने इलेक्ट्रॉन रह गए 2। 2 का मीनिंग लोन पेयर की संख्या कितनी है 1। अब देखो बॉन्ड पेयर मेरे पास 6 है, तो 6 को तुम कैसे जोड़ोगे, वर्ग के चारों कोनों पे 4, एक ऊपर और एक नीचे, और उन 6 बॉन्ड पेयर में किसी भी 2 बॉन्ड पेयर के मध्य एक लोन पेयर लगा दो। मतलब आकृति तो अपन अष्टफलकीय के जैसी ही बनाएंगे, पर उसका नाम अभी देखना क्या चेंज हो जाएगा। देखो कुछ इस तरीके से, ये एक्सी आया, चारों क्लोराइड तो 4 कोने पे, यहाँ एक ऊपर और एक नीचे, किसी भी 2 के मध्य, कोई से भी 2 क्लोराइड के मध्य लोन पेयर लगा दो, एक लोन पेयर लगाते ही आकृति अष्टफलकीय नहीं है, इसका नाम हो गया विकृत अष्टफलकीय। क्यों हो गया विकृत, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर को क्या करते हैं बेटा प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करने से स्ट्रक्चर थोड़ी डिस्टॉर्टेड हो जाती है, बंकित हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी। समझ में आ गई बात, क्योंकि ये झुकेगा बार बार इधर, इसको रिपल करने के लिए जाएगा, प्रतिकर्षित करने के लिए जाएगा, तो स्ट्रक्चर झुक जाएगी। आ गई बात ढंग से समझ में, ठीक है। ये हो गया F6 तक। अब आ जाओ ऑक्सीजन के उदाहरण समझ लो। ऑक्सीजन के एग्जाम्पल ऐसे नहीं होंगे, अगर कभी भी अन्य परमाणु के रूप में ऑक्सीजन आ जाए, जैसे देखना मैं उदाहरण दे दूं तुम्हें CO2 इसमें, और एक उदाहरण दिया मैंने H2O, बोलो क्या अंतर है दोनों में। यहाँ केंद्रीय परमाणु कौन है कार्बन, वहां केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन। केंद्रीय परमाणु हो जब वो का वही नियम होगा जो अभी तक अपन करते आ रहे हैं, पर यदि ऑक्सीजन केंद्रीय नहीं हो अन्य परमाणु के रूप में हो, जब नियम बदलेगा क्या, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखो कितनी है केंद्रीय परमाणु की 4 होती है कार्बन, प्लस तुम जो अन्य गिनते हो, यदि अन्य में ऑक्सीजन आ जाए कभी मत गिनो उसको, संयोजी में कितने का भाग लगा देंगे 2 का भाग लगा देंगे। समझ में आ गई बात, बहुत सरल तरीका है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों में 2 का भाग लगा दिए, उत्तर आ गया 2। 2 का मतलब 2 कक्षक गिनो, एक एस का और एक पी का, sp संकरण उत्तर आ गया। उधर चलते हैं, इसके संयोजी कितने होते हैं 6, प्लस हाइड्रोजन कितनी है 2, डिवाइड कर दो 2 से, उत्तर कितना आ गया बेटा 4, sp3 संकरण। आ गई ना बात ढंग से समझ में, यही काम करना है। अब तुम्हें मैं जो उदाहरण दे रही हूँ उसमें जिनोन वाले में, जिनोन ट्राई ऑक्साइड, बोलो संयोजी कितने 8, कौन आ गई इधर ऑक्सीजन, तो क्या गिनोगे क्या नहीं, संयोजी को ही डिवाइड करो 2 से, उत्तर आया 4, संकरण बराबर लिखे आएंगे sp3। अब लिखो बीपी की संख्या, अब देखे कौन दिमाग लगाता है, बॉन्ड पेयर की संख्या, बोलो संयोजी तो कितने हैं इसके पास 8, 8 में से बताओ बॉन्ड पेयर कितने, बेटा एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाती है 2 बनाती है, कितनी ऑक्सीजन है यहाँ 3, तो बोलो बॉन्ड पेयर की संख्या कितनी हो गई 6। आ गई बात ढंग से समझ में, बॉन्ड पेयर की संख्या होगी 6। हाँ अब देखो, देखो विनोद ने उत्तर भी दिया है बॉन्ड पेयर की संख्या 6, मतलब पूरा ध्यान लगा के पढ़ रहा है बेटा, ठीक है। अब देखो लोन पेयर बोलो, 8 में से 6 हटा दिए, एक लोन पेयर है बेटा। sp3 संकरण की आकृति कैसी होती है चतुष्फलकीय। आकृति सदैव ध्यान रखो संकरण के उत्तर के आधार पर ही बनेगी, पर उसका नाम लोन पेयर आने की वजह से वो नहीं होगा, क्योंकि अपन BSc थ्योरी 11th में पढ़ चुके हैं कि लोन